Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण प्रकरण द टर्किश इन्वेजन में हम लोग 11वीं और 12वीं सदी में तुर्कों के आक्रमण और तुर्कों के राज्य की स्थापना संबंधी जो चर्चा कर रहे हैं, इस क्रम में हम लोग महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी इत्यादि से संबंधित तथ्यों को देखते हुए अभी हम लोग 11वीं और 12वीं सदी में तुर्कों के विजय और राजपूतों के पराजय से संबंधित कारणों को देख रहे हैं। इसमें हम लोगों ने विस्तृत रूप से राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, नैतिक पतन, उत्तर पश्चिम सीमा के सुरक्षा, आर्थिक दृष्टि से भारत की स्थिति इत्यादि से संबंधित तथ्यों को हम लोगों ने देख लिया है। इस लेक्चर में हम लोग अन्य तथ्यों को देखेंगे और इसमें हम लोग सर्वप्रथम आर्थिक दृष्टि से भारत की उस समय की स्थिति से संबंधित चर्चा को कर लेंगे कि उस समय भारत की स्थिति कैसी थी आर्थिक दृष्टि से। तो हम देखते हैं कि भारत की जो स्थिति थी आर्थिक दृष्टि से संपन्नता की थी, कृषि की उन्नत अवस्था थी और व्यापार वाणिज्य के दृष्टि से भी एक उत्तम स्थिति हमें देखने को मिलती है। उस समय हम कृषि व्यवस्था की और सिंचाई व्यवस्था की चर्चा करें तो यह उत्तम थी और हालांकि कृषि का जो प्रसार था थोड़ा न्यून था, जो आधुनिक या परंपराओं पर आधारित नहीं था, लेकिन फिर भी उस समय के तत्कालीन जो वैश्विक परिदृश्य है उसके हिसाब से बहुत ही उन्नत अवस्था में थी। विभिन्न खाद्यान्नों के उत्पादन के अतिरिक्त मगध चावल के लिए, कश्मीर अंगूर और केसर के लिए, कनारा तट चंदन के लिए और मलाबार तट गर्म मसालों के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य मोतियों के लिए, गुजरात सूती और चमड़े के वस्त्रों के लिए तथा वारंगल सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। मलाबार और गुजरात के बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे और भारत का व्यापार चीन, जावा, सुमात्रा, अरब आदि पूर्व, दक्षिण पूर्व तथा पश्चिम के दूरस्थ प्रदेशों से हुआ करता था। इन सभी से भारत में धन का संचय भी होता था। राजाओं और मंदिरों का वैभव इस बात का प्रमाण है। कुछ इतिहासकार आर्थिक असमानता पर बल देते हुए उसे भारतीयों की दुर्बलता का कारण बताते हैं, जिसके कारण हम देखें कि पराजय हुई। लेकिन कुछ इतिहासकार इसमें भारतीयों की दुर्बलता का कारण आर्थिक संपन्नता का सदुपयोग न करना था, इसको गिनाते हैं और उनके अनुसार सैनिक शक्ति को बढ़ाने के लिए इसका उपयोग या सुरक्षा के लिए नहीं हो सका, बल्कि इसमें हम देखते हैं कि राज परिवारों और मंदिरों में धनों का संग्रह बना रहा और जो कि विदेशी आक्रमणकारियों की धन लोलुपता का कारण भी बन गया। धन जो लूटने का के लिए मंदिरों इत्यादि पर उन्होंने आक्रमण किया। फिर अगर हम कुछ इतिहासकारों का वर्ग देखें कि जो यह मानते हैं कि जो भी राजनीतिक, सामाजिक इत्यादि कारण है जिसको बढ़ा चढ़ा कर कहा गया, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी कि राजपूत जो राजनीतिक दृष्टि से हम कमज़ोर थे या सामाजिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से। इसकी चर्चा कुछ इतिहासकारों ने किया है और इसमें हम देखते हैं कि उनका मानना है कि राजपूतों ने बड़ी संघर्ष के साथ मुकाबला किया और बाद के समय में भी वह निरंतर युद्ध में व्यस्त रहे, तुर्की सत्ता के प्रति विद्रोह करते रहे और उनसे लड़ाई होती रही। इसी प्रकार धर्म, समाज, संस्कृति और नैतिकता की गिरी हुई स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया। वास्तव में तांत्रवाद की दुर्बलता के स्थान पर जन साधारण को धार्मिक भावना को संतुष्ट करके उनमें विदेशी शत्रु से मुकाबला करने की शक्ति का निर्माण किया। देवदासियों की प्रथा भी नवीन न थी, बल्कि यह हमें प्राचीन समय से प्राप्त होती है। इस प्रकार जटिल सामाजिक व्यवस्था ने हमारी संस्कृति की रक्षा में महत्वपूर्ण भाग लिया, इसमें कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार कला और साहित्य की दृष्टि से इस समय में प्रगति नहीं हुई तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि कला और मुख्यतः स्थापत्य कला की दृष्टि से तो यह युग महान प्रगति का था ही एक नहीं, बल्कि राजपूत युग के बने हुए अनेक मंदिर, महल और किले संपूर्ण उत्तरी भारत और दक्षिण भारत में हम देखते हैं कि
बिखरे हुए मिलते हैं, जिसमें अगर हम चर्चा करें तो उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, उड़ीसा का मुक्तेश्वर मंदिर है, भुवनेश्वर मंदिर, उड़ीसा का मुक्तेश्वर मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर, खजुराहो के विभिन्न मंदिर, गुजरात का सोमनाथ का मंदिर, तंजौर का राजा का मंदिर, होयसल का शिव मंदिर। आज तो कुछ उदाहरण मात्र थे, अन्यथा उत्तर भारत के विभिन्न राजपूत शासकों और दक्षिण के पल्लव, चोल, चालुक्य शासकों के संरक्षण में बने हुए महल, मंदिर, किले व मूर्तियां भारतीय कला की श्रेष्ठतम उपलब्धियां मानी गई हैं। वाम मार्ग से प्रभावित कामसूत्र पर आधारित खजुराहो अथवा कुछ अन्य स्थानों पर बनी हुई मूर्तियां इस युग की कला को निम्न कोटि का सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसके विपरीत उस समय में स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला की विभिन्न शैलियां भारत की प्रगति के द्योतक हैं। साहित्य में काव्य शैली की गिरावट और कुछ श्रृंगार ग्रंथों की रचना मात्र से साहित्यिक गिरावट को पूर्ण मान लिया जाए, ऐसा भी संभव नहीं था, क्योंकि हम देखते हैं कि कल्हड़ की राजतंगड़ी, जयदेव का गीत गोविंद इसी समय में लिखे गए। हलायुद्ध, हेमचंद, रामानुज, गणेश श्रीधर, यादव प्रकाश, विजनेश्वर, देवभट्ट आदि विभिन्न विद्वान इसी समय में हुए, जिन्होंने दर्शन, न्याय, कानून आदि विभिन्न ग्रंथों की रचना की। इस प्रकार अनैतिकता का समाज में प्रवेश न कोई नवीनता थी और न एक संपन्न समाज की कोई मुख्य विशेषता। इस कारण भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पतन न तो पूर्ण था और न उसे मूल रूप से भारतीयों की पराजय का कारण स्वीकार किया जा सकता। यह कहना अतिशयोक्ति है कि प्राय 500 वर्षों तक संसार से पृथक रहने का भारतीय सभ्यता गतिहीन होकर पतन की पराकाष्ठा पहुंच चुकी थी और वहीं भारतीयों की पराजय का कारण बनी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक इतिहासकारों का मत है कि जो राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक या नैतिक इत्यादि जो कारण गिनाए जाते हैं, उसके वह एक यह नहीं मान के चलता है कि इसी कारण से पराजय, जो भारतीयों का पराजय हुआ और इसकी सभ्यता संस्कृति नष्ट हुई। यह इसमें हम देखते हैं कि पराजय के कारणों में ये सब महत्वपूर्ण कारण थे, लेकिन अति महत्वपूर्ण जिसे प्रमुख स्थान मिले पराजय के कारणों में, उसमें हम देखते हैं कि सैनिक दुर्बलता को ही पराजय का मुख्य कारण माना जाना चाहिए और वही तत्कालिक कारण भी थी, सैनिक दुर्बलता। और जब हम चर्चा करते हैं तो राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण, धार्मिक कारण, नैतिक पतन इत्यादि से संबंधित चर्चाओं को भी करते हैं और ये सब चर्चाएं इसलिए की जाती हैं कि जब पराजय हुई तो उसके बहुत एक कारण न होकर बहुत सारे कारण गिनाए जाएंगे और गिनाए जाते भी हैं, लेकिन हम इनको एक कारण के रूप में लेंगे। लेकिन जो प्रमुख कारण था वह सैनिक दुर्बलता का ही था और सभी इतिहासकार स्वीकार करते हैं कि तुर्क जो आक्रमणकारी थे, सैनिक संगठन, युद्ध नीति, अस्त्र शस्त्र और योग्य नेतृत्व की दृष्टि से भारतीयों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ उस समय साबित हुए। हालांकि श्रेष्ठता के मामले, इन सब के मामले में भी भारतीयों में कहीं कमी नहीं थी, लेकिन जो पराजय हुई वह इन्हीं सभी कारणों से हुई और उनकी सफलता का मुख्य आधार रही। और जो तुर्क आक्रमणकारी आए उन्हें युद्ध में भी बहुत सारे अनुभव हो रहे थे, युद्ध में गतिशीलता के सिद्धांत को उधर प्रश्रय मिला और उस समय हम देखते हैं कि महमूद गजनवी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ और मोहम्मद गोरी की अनिलवाड़ और तराइन के प्रथम युद्ध की पराजय एक अपवाद की भांति रही, अंत में सफलता उसी के हाथ में रही। भारत की सैनिक दुर्बलता के विभिन्न कारण बताए जाते हैं। राजपूत साहस और शौर्य में तुर्कों से कम न थे और उनका युद्ध करने का आदर्श और लक्ष्य तुर्कों से भिन्न था। जो उनके साहस और शौर्य में तो आज जो विश्व प्रसिद्ध उनकी गाथाएं हैं, इसमें कहीं कमी नहीं थी, लेकिन उनके युद्ध करने का आदर्श और लक्ष्य अलग थे। राजपूत राजा हिंदू परंपराओं के अनुसार कुछ नियमों का पालन करते हुए युद्ध करते थे, चाहे युद्ध में विजय हो अथवा पराजय। धोखे से आक्रमण करना, पीने योग्य जल में जहर मिलाना, कृषि को नष्ट करके शत्रु को रसद प्राप्त न होने देना, पीछे से अथवा अकस्मात आक्रमण करना आदि तरीकों का प्रयोग राजपूतों ने अपने तुर्क शत्रुओं के विरुद्ध नहीं किया। इसके विपरीत तुर्कों का लक्ष्य युद्ध में विजय प्राप्त करना था और चाहे उसके साधन कुछ भी हो, वह अपने किसी भी स्तर तक गिरने के लिए तैयार थे। इस कारण वे युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए उपयुक्त सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग करते थे और जिसमें वह हम देखते हैं कि जहर वगैरह मिलाना या रसद रोक देना और पीछे से आक्रमण करना, धोखे से आक्रमण करना इत्यादि बहुत सारे वो टेक्निक को अपना लेते थे। इधर हम देखते हैं कि तुर्क सैनिक युद्ध में
सावधान रहते थे। राजपूत सैनिक युद्ध को सौर प्रदर्शन का मंच मानते थे। इसके कारण भी राजपूतों की पराजय हुई। और तुर्कों की तुलना में राजपूतों का सैनिक संगठन था वह भी दुर्बल हो चला था। जो उसमें नवीनता नहीं ला पा रहे थे राजपूत जो शासक थे। हम देखते हैं कि राजपूतों का सैनिक संगठन सामंतवादी था और सैनिक अपने अपने सामंत के नेतृत्व में युद्ध करते थे। ऐसी सेना एक निश्चित योजना के अनुसार युद्ध करने में असमर्थ थी, जबकि तुर्कों की सेना विभिन्न वर्गों और नस्लों के व्यक्तियों के सम्मिलन से बनी हुई होने पर भी एक सेनापति के नेतृत्व में एक अनुशासन और एक योजना के अनुसार युद्ध करती थी। तुर्कों की तुलना में राजपूतों के युद्ध के साधन दुर्बल थे। राजपूत सेना का एक मुख्य अंग हाथी थे, जो सेना में सबसे आगे रहते थे। अनेक अवसर पर हाथी राजा को युद्ध स्थल से लेकर भाग जाते थे, जिससे राजा को भागता हुआ जानकर सेना भी भाग जाती थी। इसके अतिरिक्त तुर्कों के तीरों से घायल होकर हाथी अक्सर पीछे भागते थे और अपनी सेना की व्यवस्था को नष्ट कर देते थे। राजपूत सेना में घुड़सवारों की संख्या कभी अधिक न हो सकी। यद्यपि भारत के राजा विदेशों से अच्छी नस्ल के घोड़े मंगाने पर काफ़ी धन व्यक्त करते थे, हम देखते हैं। लेकिन तो राजपूतों का मुख्य शस्त्र तलवार थी और निकट के युद्ध में लाभदायक थी। इसकी तुलना में तुर्कों का मुख्य साधन घुड़सवार सेना और उसके तीर धनुष थे। छोटे छोटे धनुषों का प्रयोग करते हुए तुर्की घुड़सवार तीर चलाने की कला में दक्ष थे और दूर से शत्रु पर आक्रमण कर सकते थे। राजपूत भी धनुष बाण का प्रयोग करते थे, परंतु एक स्थान पर खड़े होकर, जिसके कारण उनकी तीरंदाजी तुर्कों की तुलना में कम प्रभावशाली सिद्ध हुई। राजपूतों के पास किलों को तोड़ने के लिए मंजनीक और रादा जैसे आयुध नहीं थे, जिसका प्रयोग तुर्क सफलता से कर रहे थे। इसी कारण मोहम्मद गोरी ने भटिंडा के किले को सरलता से जीत लिया। पृथ्वीराज चौहान को उसे पुनः प्राप्त करने में 13 माह लगे। तुर्कों की घुड़सवार सेना उनकी श्रेष्ठता का मुख्य साधन थी। उसमें उनकी सेना तीव्र गतिगामिनी थी। खलीक अहमद निजामी के शब्दों में देखें, डॉक्टर खलीक अहमद निजामी के शब्दों में, जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उस युग में गतिशीलता तुर्की सैनिक संगठन का मूल आधार थी। वह युग घोड़ों का युग था और अद्वितीय गतिशीलता तथा शस्त्र सुसज्जित घुड़सवार सेना उस युग की एक महान आवश्यकता थी। डॉक्टर जदुनाथ सरकार ने भी लिखा है कि उस युग में तुर्की घुड़सवार एशिया में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे। वह लिखते हैं कि सीमा पार के इन आक्रमणकारियों के शस्त्रों और घोड़ों ने उनको भारतीयों पर विवाद रहित सैनिक श्रेष्ठता प्रदान की। उनकी रसद भी तेज चलने वाले ऊँटों द्वारा ले जाई जाती थी, जिसको स्वयं दाने चारे की आवश्यकता न थी, बल्कि जिनका खाना मार्ग में पड़ने वाले पेड़ों की जड़ें, पत्तियाँ इत्यादि हो जाती थी। जबकि हिंदुओं की रसद वाहन बंजारों की बैलगाड़ियों इत्यादि पर निर्भर थी, जो बहुत धीमी और बोझिल हो जाती थी। तुर्कों की तुलना में राजपूतों की युद्ध नीति भी दुर्बल थी। अगर युद्ध नीति की चर्चा करें तो वह भी दुर्बल थी। राजपूत अपनी सेना को 3 भागों में बांटते थे, केंद्रीय भाग, दाहिना भाग और बायां भाग। जबकि तुर्कों की सेना इन तीनों भागों के अतिरिक्त 2 अन्य उपयोगी भागों में बंटती थी, उनमें से एक उनका अग्रगामी भाग था, जो आगे बढ़कर शत्रु सेना की शक्ति को तौलता था, उसकी रसद को रोकता था, उसकी संख्या, उद्देश्य, स्थिति आदि का पता लगाता था। दूसरा भाग उनकी सुरक्षित सेना थी, जो केवल कठिनाई के अवसर पर अथवा उस समय शत्रु जब थक जाता था तब उस पर आक्रमण करती थी और अधिकांशतः युद्ध में सफलता के लिए उत्तरदायी होती थी। तुर्कों के युद्ध का एक तरीका यह भी था कि वे सहसा आक्रमण करते थे, कभी कभी पीछे हटने अथवा भागने का प्रदर्शन करते थे और फिर अचानक आक्रमण करते थे। यह तुर्कों के सहसा आक्रमण में ने इनका बड़े पैमाने पर जो सहसा आक्रमण का जो तरीका था, उनकी सफलता का एक कारण भी बना। गजनी और गोरी ने इनका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। आक्रमण करना, लूट मार करना, वापस चले जाना, 1 या 2 वर्ष के पश्चात पुनः आक्रमण करना भी उनकी रणनीति थी। राजपूतों की रणनीति की एक मुख्य दुर्बलता उनकी रक्षात्मक रणनीति थी। रक्षात्मक रणनीति अपनाने के कारण भी उनकी पराजय हुई, ऐसा हम तथ्यों के आधार पर देख सकते हैं। हिंदुशाही राज्य के राजा जयपाल के अतिरिक्त किसी भी अन्य हिंदू राजा ने तुर्कों के विरुद्ध आक्रमणकारी नीति का पालन नहीं किया। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी विजय से पूर्ण लाभ उठाने का प्रयत्न भी नहीं किया, जैसा कि गुजरात के शासक मूलराज की अनहिलवाड़ और पृथ्वीराज तृतीय की तराइन के प्रथम युद्ध की विजय सिद्ध करती हैं। राजपूतों में योग्य नेतृत्व का अभाव रहा। निसंदेह पृथ्वीराज
तृतीय एक योग्य सेनापति और अपने समय का श्रेष्ठ योद्धा था, परंतु वह भी घोरी की तुलना में न के बराबर साबित हुआ। महमूद गजनी का तो किसी यशस्वी सेनापति से मुकाबला ही नहीं हुआ। महमूद अपने युग का महानतम सेनापति था और घोरी ने अपने अनुभव और कर्मठता से अपनी कमी की पूर्ति कर ली थी, परंतु भारत ने उस समय में किसी भी जन्मजात दूरदर्शी तथा अनुभवी सेनापति को हम उस समय के काल परिदृश्य में नहीं देख पाते हैं। मध्य युग में युद्धों का निर्णय बहुत ही बड़ी मात्रा में सेनापति और व्यक्तित्व और उसकी योग्यता पर निर्भर करता था। सेनापति के व्यक्तित्व और उसकी योग्यता पर भारत इस पक्ष में दुर्बल था और इस कारण हम देखते हैं कि उसके जो राजपूतों की पराजय हुई और तुर्कों की विजय हुई। तो तुर्कों के विजय के कारणों को उसके सैनिक जो रणनीतियाँ थी, उसके सैन्य कौशल थे, सैन्य प्रबंधन थे, जो युद्ध नीति, रणनीति इत्यादि थी, इस पे अगर हम खोजें तो ज़्यादा तर्कसंगत प्रतीत होता है। और अन्य कारणों की भी चर्चा हम करेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ ही हम जो तुर्क आक्रमण है उसके प्रभाव इत्यादि को भी देखेंगे कि उत्तरी भारत में दिल्ली सल्तनत की जब स्थापना हुई कि नींव, ये कारण और परिस्थितियाँ, तुर्कों की सफलता के परिणाम, भारतीय समाज पर उसका तत्कालिक का प्रभाव क्या हुआ। दीर्घकालिक प्रभाव तो जब समय के सापेक्ष हम अध्ययन करेंगे, लेकिन तत्कालिक प्रभाव किस तरह का हुआ इससे संबंधित चर्चा को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और इसी के साथ ही चर्चा को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।